वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने वेरी फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज लिबरलाइजेशन ये पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो इस वीडियो में हम सेकेंड कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। सबसे पहले हम उसका मीनिंग समझेंगे एंड देन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, जो पब्लिक सेक्टर्स, जो पब्लिक कंपनीज थी, अब वो धीरे धीरे ट्रांसफर किसके नाम पर होगी, प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर। जो पहले पब्लिक कंपनीज थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, अब वो धीरे धीरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में आएगी, अब वो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में आएगी। ऑलराइट, बिकॉज 1991 के पहले गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज थी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो थी वो गवर्नमेंट की कंपनी थी और गवर्नमेंट के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। हमने इंट्रोडक्शन में स्टडी किया था, कंट्री में पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी, डेफिशिएंसी थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था कंट्री में। उस वक्त गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये पर्टिकुलर जो पॉलिसी थी वो लॉन्च की थी, इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। सो गवर्नमेंट ने अपनी जो कंपनीज थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं तो गवर्नमेंट कंपनीज ठीक तरीके से चला नहीं पा रही थी, बहुत सारी कंपनीज बंद होने के कगार पे थी, बहुत सारी कंपनीज लॉस में चल रही थी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारी की सारी जो कंपनीज थी वो प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में सौंपने लगी। गवर्नमेंट ने अपने जितनी भी कंपनीज थी वो प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, सो प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है, जो पब्लिक कंपनी है अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में आ रही है। ऑलराइट, in the broader sense, it means introduction of private management and control with or without change in ownership of public enterprises। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी, जो पब्लिक सेक्टर्स थे, अब वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में आ रहे हैं। ओनरशिप के अंदर हो सकता है चेंज हो और नहीं हो, मतलब हो सकता है वो कंपनी जो है वो आज भी गवर्नमेंट की होगी, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो पूरा का पूरा काम है, वो संभालने की जो जिम्मेदारी है वो पब्लिक सेक्टर्स के हाथ में आ जाएगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा जो कंपनी है वो प्राइवेट इंडिविजुअल को सेल कर दे, बेच दे, और सारा का सारा जो कंट्रोल होगा फिर वो प्राइवेट इंडिविजुअल का होगा। या हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल चलाने के लिए देगी प्राइवेट इंडिविजुअल को, लेकिन ओनरशिप जो होगी, जो उसका ओनर मालिक होगा, वो अभी भी गवर्नमेंट ही होगा। ऑलराइट, तो ये था प्राइवेटाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स, privatization refers to a process that reduces the involvement of public sectors and increase that of private sectors in economic activities। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, तो जितनी भी कंपनीज थी वो सारी की सारी कंपनीज के अंदर पहले पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट था, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि कंपनीज गवर्नमेंट की थी तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। बट जब प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद पब्लिक सेक्टर्स थी, जो पब्लिक कंपनीज थी, अब वो धीरे धीरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में आ गई, प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट हो गई। अब गवर्नमेंट जो है वो, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का जो रोक टोक है, कंट्रोल है, अब वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से अपनी कंपनीज को चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ऑलराइट, ये था प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट इज मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या मेजर्स लिए हैं अपनी तरफ से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज करने के लिए। सो लेट्स सी, पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके हम पॉइंट स्टडी करेंगे। मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन, वेरी फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे किसी कंपनी में लगाना, इन्वेस्ट करना। ऑलराइट, तो डिसइन्वेस्टमेंट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, पैसे हम लगा नहीं रहे बट पैसे हम अपने हाथ वहाँ कंपनी से निकाल रहे हैं। ऑलराइट, तो क्या है देख लेते हैं किस तरीके से दिस इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज कर रहा है। लेट्स सी, इट इज द एक्ट ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज हैं, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनी है जो कि सिक पब्लिक सेक्टर है, भाई सिक पब्लिक सेक्टर का मतलब यहाँ पे होता है ऐसी कंपनीज, गवर्नमेंट की ऐसी कंपनीज जो बंद होने के एकदम मार्जिन पे हो गई है या फिर जो लॉस में चल रही है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे तो गवर्नमेंट कंपनीज को ठीक तरीके से चला नहीं पा रही थी, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो कंपनीज लॉस में जा रही थी। और बंद होने के एकदम मार्जिन पे आ गई थी, पोजीशंस पे आ गई थी,
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी जितनी भी कंपनीज हैं उसके जो शेयर्स हैं वो सेल करना स्टार्ट कर दिया। किसको सेल किए हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को। तो इससे क्या होगा, जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज है वो किसके हाथ में आ जाएगी, अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में, प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथ में। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट की कंपनीज किस में कन्वर्ट होने लगी, प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट होने लगी। ऑलराइट, एग्जाम्पल गिवन है, दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ मारुति, ITDC होटल्स, IPCL, VSNL एक्सेट्रा। तो ये सारी जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन है, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, पहले ये सारी कंपनीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट की ओनरशिप में थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपनी सारी कंपनीज के जो शेयर्स है वो सेल करना स्टार्ट कर दिए प्राइवेट सेक्टर्स को। अब ये सारी कंपनीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में है, प्राइवेट बिजनेसमैन के, इंडिविजुअल्स के हाथ में है। ऑलराइट, तो इसका जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, अब वो प्राइवेट सेक्टर्स देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डी रिजर्वेशन पॉलिसी। तो डी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 रिजर्व 17 इंडस्ट्रीज फॉर द पब्लिक सेक्टर्स। तो डी रिजर्वेशन का मतलब क्या है, रिजर्वेशन का मतलब रिजर्व करके रखना। ऑलराइट, मतलब पहले जो कंपनीज थी उसमें कुछ ऐसी कंपनीज थी जो कि सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उसके ऊपर गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, वो कंपनी जो है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में होगी। तो ये रिजर्व था, मतलब कुछ कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट की ही चलाएगी। लेकिन जब डी रिजर्वेशन पॉलिसी आया तो धीरे धीरे जो कंपनीज रिजर्व करके रखी गई थी सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, अब वो रिजर्व जो है वो हटा दिया गया और वो कंपनीज भी धीरे धीरे कहाँ पे आने लगी, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में आने लगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में आने लगी। ऑलराइट, सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर्स गवर्नमेंट के ओनरशिप में थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी reduces this number to 8, gradually to 3 and then 2। और उसके बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में, तो ये जो 17 इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। मतलब पहले 17 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, वो रिड्यूस होकर सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट के हाथ में आने लगी और बाकी सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट हो गई। फिर धीरे धीरे सिर्फ 3 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के हाथ में थी और बाकी की सारी इंडस्ट्रीज फिर से प्राइवेट सेक्टर्स के कंट्रोल में आ गई। एंड देन धीरे धीरे अब सिर्फ ऐसी 2 ही इंडस्ट्रीज हैं जो कि गवर्नमेंट के पूरे हाथ में है, कंट्रोल में है, और बाकी सारी इंडस्ट्रीज आज प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ऑलराइट, एट प्रेजेंट ओनली रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर्स। तो आज हम देखते हैं सिर्फ ऐसी 2 ही कंपनीज हैं, 2 ही पब्लिक सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर्स के हाथ में है। दैट इज रेलवे पूरी तरीके से आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और एटॉमिक एनर्जी जो है वो भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है सारे के सारे इंडस्ट्रीज में, सेक्टर्स में आज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ BIFR। तो BIFR क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस। लेट्स सी, New economic policy NEP has set up board of industrial and financial reconstruction to take decisions regarding 6 public sector units। तो ये जो है BIFR, ये बोर्ड बनाया गया था एक इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इस पर्टिकुलर बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, जो डिसीजंस लिया जा रहा था, जो भी पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज थी, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज थी और ऐसी कंपनीज जो कि सिक कंपनीज थी, मतलब या तो वो लॉस में चल रही थी या तो फिर वो बंद होने के एकदम पोजीशंस पे आ गई थी। तो ऐसी कंपनीज के लिए कुछ डिसीजंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी ऐसी ही पड़ी रहेगी, लॉस में जाती रहेगी या फिर एकदम बंद हो जाएगी तो उसमें पैसे ब्लॉक रहेंगे। ऑलराइट, तो कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि क्या करना है ऐसी कंपनीज का। इसलिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज BIFR, ये पर्टिकुलर बोर्ड जो था वो एस्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। बाय द एंड ऑफ 1996 188 केसेस ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर्स यूनिट वेर रेफर्ड टू BIFR। तो 1996 के एंड होते होते टोटल 188 ऐसी कंपनीज थी जो कि गवर्नमेंट की कंपनीज थी, जो कि सिक हो चुकी थी, ये पूरी तरीके से लॉस में जा रही थी या फिर बंद होने की एकदम पोजीशंस पे आ गई थी। ऐसी 188 कंपनीज थी जो कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस के हाथ में सौंपी गई थी। अब उसका जो डिसीजंस होगा वो लोग लेंगे, या तो वो कंपनीज जो हैं जो एकदम लॉस में जा रही हैं, बंद होने वाली है, या तो उसको बंद करके उसके सारे पैसे निकाल लेंगे, या फिर वो सारी की सारी कंपनीज को सेल कर देंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को। ऑलराइट, तो डिसीजंस कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा जो कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस ने लिया होगा। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड। तो ये क्या है, क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड, दैट इज NRB। Let's see, when the loss-making public sector units are closed, the worker has to face the problem of unemployment and poverty।
तो क्या किया था, जो भी पब्लिक सेक्टर्स थी, मतलब गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज थी, अब वो धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तो अगर कंपनी बंद होगी तो वर्कर्स का क्या होगा, वर्कर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर बेरोजगार होंगे, उनके पास जॉब नहीं होगा, काम नहीं होगा, मतलब वो गरीबी बढ़ती जाएगी, पावर्टी जो है कंट्री में वो इंक्रीज होती जाएगी। ऑलराइट, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड। तो ये जो प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट का और पावर्टी का, जो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा था, जो गवर्नमेंट की कंपनी बंद हुई थी उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी जो इंक्रीज होने लगी थी, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड का बोर्ड जो था वो क्रिएट किया था। NRB takes the responsibility of providing compensation to retrenched workers as well as those seeking voluntary retirement। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो बोर्ड बनाया था इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे जो वर्कर्स थे जो कि रिटायर हो रहे थे, मतलब उन्होंने या तो खुद से रिटायरमेंट ले ली थी या तो फिर ऐसे वर्कर्स जिनको निकाल दिया गया था, बिकॉज अगर कंपनी बंद होगी तो ऑब्वियसली वर्कर्स को निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे वर्कर्स को क्या किया गया था, कॉम्पेंसेशंस प्रोवाइड किए गए थे, सो दैट उनके पास कुछ ना कुछ पैसे हों और वो अपना घर चला सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नवरत्न स्टेटस। अब ये क्या है, नवरत्न स्टेटस, नाम है नवरत्न, रत्न मतलब ज्वेल्स होते हैं, ऑलराइट, मतलब ज्वेलरीज बोल सकते हैं। तो कंपनीज को भी एक स्टेटस दिया गया था नवरत्न का। लेट्स सी, during 1997 to 98, 9 public sector units were selected and given the status of Navratnas on the basis of their performances। तो 97-98 में 9 पब्लिक सेक्टर, मतलब ऐसी 9 गवर्नमेंट की कंपनीज थी जो कि सिलेक्ट की गई थी और उनको एक स्टेटस दिया था नवरत्न का, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो जिस कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा था, गवर्नमेंट की ऐसी कंपनीज जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, ऐसी कंपनीज को नवरत्न करके एक स्टेटस दिया गया था। ऑलराइट, दिस नवरत्नस वेर गिवन फुल फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी। तो ये जितने भी कंपनीज थी जिनको नवरत्न का स्टेटस मिला था, वो कंपनीज को पूरा का पूरा फ्रीडम दिया गया था कि वो अपना पूरा का पूरा कंपनी का मैनेजमेंट का काम और फाइनेंस का जो काम है वो उसका डिसीजन खुद ले सकते हैं। द नवरत्नस आर एज फॉलोज। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज थी जिसको नवरत्न का स्टेटस मिला था। वेरी फर्स्ट इज IOC, दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, देन BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, देन SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये सारे की सारी कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, बट इनको नवरत्न का स्टेटस दे दिया था बिकॉज ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, प्रॉफिट में आ रही थी, इसलिए इनको गवर्नमेंट ने एक अलग सा स्टेटस दे दिया था नवरत्न का। At present, public sector units are being further categorized into mini रत्नास एंड महारत्नास। उसके बाद क्या किया था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, इसको आगे भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था दो अलग अलग पार्ट्स में। एक था मिनी रत्ना और दूसरा था महारत्ना। मिनी रत्ना मतलब जो छोटा था, ऑलराइट, मतलब या तो फिर वो प्रॉफिट अर्न कर रही थी बट थोड़ा कम कर रही थी, और महारत्ना मतलब जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही थी। तो ऐसे दो अलग अलग क्लासिफिकेशंस में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्लासीफाई कर दिया था। वेरी फर्स्ट इज मिनी रत्ना कंपनीज। तो मिनी रत्ना कंपनीज क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी रत्ना वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002। तो ये जो मिनी रत्ना, ये जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने 2002 में। मिनी रत्ना आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। मिनी रत्ना कंपनीज को आगे दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, क्लासीफाई किया गया था। वेरी फर्स्ट इज मिनी रत्ना कैटेगरी 1। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में इंक्लूड की गई थी। लेट्स सी, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड हैव मेड प्रॉफिट इन द लास्ट 3 years कंटिन्यूसली। द प्री टैक्स प्रॉफिट शुड हैव बीन 30 crores और मोर इन एटलीस्ट 1 of the 3 years। तो ऐसी कौन सी कंपनी थी जो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में इंक्लूड की गई थी। ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिन्होंने लास्ट 3 years में कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न किया है। एक तो केस था जिन्होंने, ऐसी कंपनीज जो कि लास्ट 3 years में कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न कर रही हैं 30 crores प्री टैक्स प्रॉफिट, मतलब टैक्स पे करने के पहले का जो प्रॉफिट है वो 30 crores होना चाहिए कंटिन्यूसली फॉर 3 years, या तो फिर 3 साल में एक बार 30 crore से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए किसी कंपनी का, तो वो कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट इज मिनी रत्न कैटेगरी 2। तो अब मिनी रत्न कैटेगरी 2 में कौन सी कंपनी इंक्लूड होती है,
अ पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन बी कॉल्ड एज मिनी रत्न कैटेगरी 2 इफ इट हैज़ कंटिन्यूसली मेड प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years एज वेल एज इट हैज़ पॉजिटिव नेटवर्थ। मतलब ऐसी कंपनीज, ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी जिन्होंने लास्ट 3 years में कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न किया है और उसका जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव है। मतलब लास्ट 3 years में तो प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी कंटिन्यूसली और उसका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो ऐसी कंपनी जो है वो मिनी रत्न कैटेगरी 2 में इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट इज महारत्न कंपनीज। अब महारत्न कंपनीज कौन सी है? महारत्न कैटेगरी फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज was introduced in 2009 with the objective to empower mega CPSEs to expand their operations and emerge as global giants or become Indian multinationals companies, that is MNCs। तो महारत्न कंपनीज जो थी ये 2009 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। महारत्न कंपनी का जो स्टेटस था, ऐसी कौन सी कंपनीज को महारत्न कंपनीज का स्टेटस मिल सकता था? ऐसी कंपनीज जो ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न कर रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। और महारत्न कंपनी क्यों स्टेटस मिल रहा था ऐसी कंपनीज को? ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव था कि कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए, कंपनी का जो ऑपरेशन से काम है उसको इतना बढ़ाने के लिए कि कंपनी जो है वो ग्लोबल जाइंट बन सके। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ में कॉम्पीट कर सके, अपनी जो प्रोडक्ट है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में सेल कर सके। ऑलराइट, और इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी बन सके, एमएनसीज बन सके। तो ऐसी कंपनीज को महारत्न कंपनीज के अंदर इंक्लूड किया गया था। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन का जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन का है, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का थर्ड कंपोनेंट है ये ग्लोबलाइजेशन। ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। हमने इस वीडियो में प्राइवेटाइजेशन का पूरा पार्ट जो था वो कंप्लीट किया। पहले हमने मीनिंग समझा प्राइवेटाइजेशन क्या है, एंड देन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। ग्लोबलाइजेशन जो है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।